प्यारे बच्चों, जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है और खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर और आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आप 12 क्लास उर्दू सब्जेक्ट का 5 चैप्टर, कितने चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों? 5 चैप्टर बज़ाब्ता मुकम्मल कर चुके हैं, यानी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे का यह सवाल आ रहा था कि सर इस 5 चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इन सबों का कब हल किया जाएगा और इन सबों को कब पढ़ाया जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी इस 2 चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपसे बोर्ड के इम्तिहान में किए जाते हैं, उन्हीं सब सवाल लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और 3 चैप्टर जो बच जाएगा, उसको दूसरे आने वाले वीडियो में उन 3 चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल है, उन सबों को हल करेंगे। तो आज हम 2 चैप्टर को मुकम्मल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला चैप्टर जो था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इसके लेखक और मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, जिसको हम आप तमाम बच्चे को बता चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला, यानी किसने फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई थी? सैयद अब्दुल्ला, सैयद वलीउल्लाह, सैयद अहमदुल्ला या सैयद हसमतुल्ला? तो आपका जो सही ऑप्शन है सैयद वलीउल्लाह, इसने मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई थी। और आपका दूसरा है, फ़रतुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी? मौलवी शमसुद्दीन से या मौलवी चिरागुद्दीन से या मौलवी बदरुद्दीन से? तो आपका जो सही ऑप्शन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने मौलवी कमरुद्दीन से कुरान शरीफ पढ़ी थी। ठीक है। और आपका जो तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? मुस्लिम कॉलेज या हिंदू कॉलेज, ईसाई कॉलेज या सिख कॉलेज? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदू कॉलेज से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटर और मीडिएट की सनद हासिल की। और चौथा है आपका, किस सन में मिर्ज़ा ने इंटर और मीडिएट पास किया? 1900, 1901, 1902 या 1903? तो आपका जो सही ऑप्शन है 1903 में इंटरमीडिएट मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने पास किया था। और आपका चौथा जो है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? 1935 में, 1936 में या 1938 में या 1939 में? तो मेरे प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर 1939 में बने थे। और आपका 7वां है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी कब हुई थी? 2004, 2006, 2008 या 2010 में? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी मेरे प्यारे बच्चों 2008 में। बेग ने कितने निकाह किए थे? 1, 2, 3 या 4? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कितने निकाह किए थे? 2 निकाह किए थे। सही ऑप्शन आपका 2 है। और 9वें हैं, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल 1948 में हुआ था। और आपका 10वां ऑब्जेक्टिव है, नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? यानी नज़ीर अहमद की जो कहानी है किसने लिखा, इसके मुसन्निफ कौन है? हम बता चुके हैं, मिर्ज़ा अफजल बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा
फरतुल्ला बेग या मिर्ज़ा असदुल्ला बेग? तो इसके राइटर और मुसन्निफ आप तमाम बच्चों को पता होगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताए। इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग है। और आपका 11वां जो ऑब्जेक्टिव है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के जद्दे अमजद अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तुर्की से, बदख्शा से, ईरान से या अरब से? तो कहाँ से आए थे मेरे प्यारे बच्चों? मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के जद्दे अमजद अफजल बेग हिंदुस्तान बदख्शा से। और आपका 12वां ऑब्जेक्टिव है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई? दक्कन में हुई, दिल्ली में, लखनऊ या हैदराबाद? तो इनकी जो पैदाइश हुई वो दिल्ली में। आपका 13वां है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग किस सन में पैदा हुए? 1880, 1885, 1886 या 1887? तो मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की जो पैदाइश हुई वो 1885 में। और जो आपका 14वां ऑब्जेक्टिव जो है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा असदुल्ला बेग या मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग या मिर्ज़ा सरबर बेग या मिर्ज़ा हशमतुल्ला बेग? हम तमाम बच्चों को चैप्टर 1 के अंदर बता चुके थे इसके वालिद का क्या नाम है। आप तमाम बच्चे इसको कमेंट करके बताए कि उसके वालिद का नाम क्या था। तो इसके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्ला बेग था। ठीक है, आप तमाम बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कर कर अपने कॉपी पर जरूर नोट करें। अब आगे चलते हैं। आपका 16वां जो है, मिर्ज़ा फरतुल्ला इनके वालदा का नाम मुशर्रफ जहां। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की वालदा के इंतकाल के वक्त फरतुल्ला बेग की उम्र क्या थी? 8 दिन की थी या 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन की थी? कितने दिन की थी मेरे प्यारे बच्चों? मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की वालदा के इंतकाल के वक्त उनका जो वो सिर्फ 10 दिन के थे कि उनके वालदा इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारी हो गई। और आपका 17वां नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की वालदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की थी? दादी ने, नानी ने, फूफी ने या चाची ने? तो मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के इंतकाल के बाद उनकी जो परवरिश की थी उनकी फूफी ने की थी। और आपका 18वां नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, जिन्होंने फरतुल्ला बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था? यानी जिन्होंने मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की परवरिश की थी उनका नाम क्या था? जहां आरा बेगम या हुस्न जहां बेगम या मैमूना बेगम या खालिदा बेगम? तो उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों हुस्न जहां बेगम था, जिन्होंने मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की परवरिश की। और 19वां नंबर पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से था? आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे ये सवाल जरूर, किस सनफ से इनका ताल्लुक था? नाविल से था या अफसाना या खाका या नज्म से? तो इनका जो ताल्लुक था खाका से, क्योंकि पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, वो एक खाका था। और 20वां नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? हम बता चुके हैं कि मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मुलाकात के लिए या किस्सा सुनने के लिए या खाने के लिए या पढ़ने के लिए? तो क्या बताए थे मेरे प्यारे बच्चों? मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए यानी तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। और 21वां नंबर, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई थी? मुतनब्बी या हाफिज या शेरानी या रूमी? तो मुतनब्बी एक अरबी की किताब है, उसी के इबारत पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। और 22वां नंबर है आपके प्यारे बच्चों कि फरतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? मखारिज की या एराब की या वकूफ़ की या बयां की? तो मेरे प्यारे बच्चों मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग किस तरह की गलतियाँ करती थी? एराब की, यानी एराब की बहुत ज़्यादा वो गलतियाँ करते थे। और आपका 23वां नंबर पर जो है सवाल,
मिर्जा फरतुल्लाह बेग के मज़ामीन फ़रत कितनी जिल्दों में शाये हुए? मैं आपको बाज़ाब्ता चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय बता चुके थे कि उनका 5 जिल्दों या 6 या 8 या 9, तो उनका जो मिर्जा फरतुल्लाह बेग के मज़ामीन फ़रत कितने जिल्दों में शाये हुए? 8 जिल्दों में वो शाये हुए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके चैप्टर 1 का पूरे ऑब्जेक्टिव हो गया। आप तमाम बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर ले। अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि आपके इस चैप्टर के अंदर कितने सारे सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला सब्जेक्टिव जो आपके पहले चैप्टर के अंदर पूछा गया है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बता चुका हूं आपको चैप्टर 1 के अंदर कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए, यानी मौलवी साहब के घर मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी पढ़ाई करने के लिए जाते थे। फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। और आपका दूसरा है, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई? तो इसका जवाब है, अरबी के मशहूर किताब मुतनब्बी के सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी। और आपका तीसरा सब्जेक्टिव है, फरतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, फरतुल्लाह बेग शेरखानी में एराब की गलतियां बहुत किया करते थे क्योंकि नज्म पढ़ने में दुश्वारी होती थी। और आपका चौथा जो है, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? मियां दानी शेर पढ़ने में एराब की गलती तो नहीं करते थे, लेकिन बल्कि वो नज्म को नश्र कर देते थे और वो झटका भी दे देते थे। इसी तरह की गलती वो करते थे। और पांचवा, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाज़ाब्ता चैप्टर के अंदर बता चुका हूं कि उनके पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से किताब की इबारत को पढ़ाते, अगर वो गलती पढ़ते तो दर्स से निकाल देते, और वो जब तक इबारत सही नहीं करते उस वक्त तक वो उस इबारत की तशरीह नहीं करते। तो ये आपके चैप्टर 1 के अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। आप तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर कर अपने अपने कॉपी में इसको जरूर नोट कर ले। और अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मिट्टी का तेल। दूसरा चैप्टर क्या था? मिट्टी का तेल। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है दूसरा चैप्टर में, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा जाता है? आग को, हवा को, पानी को या खाक को? तो सबसे कमतर इसमें खाक को समझा जाता है। किसको? सबसे कमतर खाक को समझा जाता है। और दूसरा नंबर पे है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? सर पर चढ़ाती है, या बिस्तर पर बिछाती है, या पांव से रौंदती है, या पॉकेट में रखती है? तो मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? अपने पांव से इसको रौंदती है। आपका सही ऑप्शन पांव से रौंदती है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? सरसों का तेल, अनौले का तेल, मिट्टी का तेल या नीम का तेल? तो सबसे ज्यादा इसमें जो अहम है वो मिट्टी का तेल है। और चौथा है आपका, किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ा लेते हैं? चंबेली के तेल को, या मोतिया के तेल को, या सरसों के तेल, या मिट्टी के तेल को? मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही ऑप्शन होगा मिट्टी के तेल को देखकर लोग अपना नाक और भौं चढ़ा लेते हैं। और आपका 5वां नंबर का जो है, रॉकफेलर कौन था? अमेरिकी ताजिर, या अरब ताजिर, या तुर्की ताजिर, या अफ्रीकी ताजिर? तो मेरे प्यारे बच्चों, रॉकफेलर वो अमेरिकी ताजिर था। और आपका छठा नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? 6 दिसंबर 1878 या 77
या 78 या 1869 मेरे प्यारे बच्चों, हजरत ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश हुई थी वो दिसंबर 1878 में ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश हुई थी। और 7वां ऑब्जेक्टिव है, हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई? बस्ती निजामुद्दीन औलिया या कश्मीरी गेट या अजमेरी गेट या सलीमपुर? मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो सही ऑप्शन है बस्ती निजामुद्दीन औलिया में ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश हुई। आप तमाम बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कर कर अपने अपने कॉपी पर जरूर नोट करते चले। और आपका 8वां नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली निजामी या सैयद आबिद अली निजामी या सैयद बासित अली निजामी या सैयद निजामी? तो इनके वालिद का नाम था मेरे प्यारे बच्चों सैयद आशिक अली निजामी। और 9वां सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी के वालदा का क्या नाम था? सईदा मैमूना बेगम या सईदा चहेती बेगम या सईदा नातिका बेगम या सईदा आबिदा बेगम? तो इसके वालिदा का नाम था सईदा चहेती बेगम। ठीक है। और आपका 10वां नंबर है, ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा? यानी उसके माँ और बाप ने ख्वाजा हसन निजामी का नाम क्या रखा? हातिम अली, कासिम अली या शारिम अली या हाशिम अली? तो इनके वालिदैन यानी इनके माँ और बाप ने इनका नाम कासिम अली रखा। और आपका 11वां नंबर है, ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? यानी इस दुनिया से वो कब फौत हो गए? 31 जुलाई 1953 या 31 जुलाई 1954 या 31 जुलाई 1955 या 31 जुलाई 1956? तो आपका सही ऑप्शन होगा 31 जुलाई 1955 को इस दुनिया से ख्वाजा हसन निजामी अल्लाह को प्यारे हो गए। और 12वां नंबर का ऑब्जेक्टिव, ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन हुए? बस्ती निजामुद्दीन दिल्ली में या लखनऊ में या दिल्ली के आम कब्रिस्तान में या अपने घर पर? तो ख्वाजा हसन निजामी जो दफन हुए बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। और आपका 13वां नंबर का जो है वो, ख्वाजा हसन निजामी कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा लिए थे? 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले या 60 साल पहले? तो ख्वाजा हसन निजामी अपनी मौत से 50 साल पहले अपनी कब्र को तैयार करा लिए थे। और 14वां नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, हजरत निजामुद्दीन औलिया सवाने उमरी किस नाम से तरतीब की? ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया सवाने उमरी किस नाम से तरतीब दी? निजामुद्दीन औलिया या निजाम बंसरी या निजामुद्दीन बंसरी या हजरत बंसरी? तो किस नाम से की? निजाम बंसरी के नाम से। और 15वां नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, रॉकफेलर दौलतमंद कैसे हुआ? मिट्टी के तेल की तिजारत से या चंबेली का तेल या मुतिया का तेल या सरसों का तेल? तो मेरे प्यारे बच्चों, रॉकफेलर जो दौलतमंद हुआ था मिट्टी के तेल के तिजारत से। आप तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर कर अपने अपने कॉपी पर इसको जरूर नोट करें। अब ऑब्जेक्टिव ये दूसरा चैप्टर का हो गया। अब इसके अंदर क्या सब्जेक्टिव पूछा गया है उसके तरफ हम चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो सब्जेक्टिव पूछा गया है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग को समझा जाता है या पानी को या खाक को? किसको सबसे कमतर समझा जाता है? तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर जो समझा जाता है मिट्टी को। किसको समझा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मिट्टी को। और दूसरा है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? मैं आपको बज़ाब्ता चैप्टर के अंदर बताया था, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 4 उन्सुर पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी और खाक। यानी पूरी दुनिया इसको अपने पांव से रौंदती है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? ये मखलूक के पांव से रौंदी जाती है, यानी पूरी दुनिया अपने पांव से इसको रौंदती है। फिर है, चंबेली और मुतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल क्यों है? यानी चंबेली और मिट्टिया के तेल से अहम मिट्टी का तेल क्यों है, हम आपको चैप्टर में बता दिए हैं। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जरूर जाकर उसको पढ़ ले जवाब, क्योंकि उसके दम से दुनिया में उजाला होता है।
यानी इसके दम से दुनिया में रोशनी होती है, बच्चा इससे पढ़ाई करते हैं। इसी वजह से चंबेली और मोतिया के तेल से अहम मिट्टी का तेल है। अब मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक और भौं क्यों चढ़ाते हैं, यानी मिट्टी के तेल को देखकर लोग अपने नाक को क्यों बंद करते हैं? तो उनके बदबू की वजह से वो अपने नाक और मुंह को बंद कर लेते हैं। अब मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? जरूरत और अफादियत के लिहाज से, यानी कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इससे इंसान बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं इसी वजह से। और मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक कैसे है? अपनी सुलह और पालोसी की वजह से, बेगर्ज और बेताल्लुक इसी वजह से है। यानी मिट्टी के सामने कोई गुनाह करे, शराब पिए या नेक काम करे, उसका काम है खामोशी के साथ सिर्फ और सिर्फ रोशनी देना, और कौन क्या काम कर रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और जो सब्जेक्टिव इसमें पूछे गए हैं ये बिल्कुल अहम है, ये आपके इम्तिहान में ज़रूर इसमें से 2-3 सवाल कर लिए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तमाम बच्चों इसको स्क्रीन शॉट करें और अपने अपने कॉपी पर इसको ज़रूर नोट कर ले, ताकि आने वाले जो इम्तिहान है उसमें आपको परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? मैंने लिख दिया यहाँ, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर इस वजह से तरस आता है क्योंकि खुदा ने दुनिया में 4 उन्सुर पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी। आग इसको उड़ा देती है और पानी इसको बहा देती है, और हवा इसको उड़ा देती है और आग इसको झुलसा देती है, और खाक उनमें सबसे कमतर जो है, और उनके पूरे मखलूकात अपने पाँव से इसको रौंदती है, इस वजह से ये सबसे कमतर है। क्या है इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों? मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर इस वजह से तरस आता है क्योंकि खुदा ने दुनिया में 4 उन्सुर पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी और खाक। इनमें सबसे कमतर जो समझा जाता है वो खाक को समझा जाता है। क्यों? क्योंकि तमाम मखलूक इसको अपने पाँव से रौंदती है। अब आगे चलती है, मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने छुपा रखे हैं? तो मैंने बता दिया, मिट्टी के तह में कुदरत ने बहुत सारे नायाब खजाने छुपा रखे हैं जिसके काम में लाकर आदमी इंसान कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात वगैरह वगैरह। अगर ये सब चीज़ इस दुनिया के अंदर ना होती मेरे प्यारे बच्चों, तो इंसान नहीं रहता, बल्कि इंसान अपनी जिंदगी जानवर से भी बदतर गुजारते। आगे चलते हैं, मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है? तो इंसान का शरीके गम इस वजह से है कि वो आवाम के हर तबके की मदद करता है। गरीब बच्चे को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, और इसकी रोशनी से चोर को चोरी से पकड़ा जाता है, वगैरह वगैरह। यानी बहुत सारी चीज़ आपकी किताब के अंदर बताया गया है, आप किताब ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आपका चौथा जो है, रॉकफेलर कौन था और वो दौलतमंद कैसे हुआ? मैं चैप्टर के अंदर बाज़ाब्ता बता दिया था कि रॉकफेलर एक अमरीकी ताजिर था। वो मिट्टी की तेल की तिजारत शुरू से किया और आगे चलकर बहुत दौलतमंद बन गया। यानी रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था, वो मिट्टी की तिजारत से दौलतमंद हो गया, और एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया के सरमाए में शुमार होने लगे। यानी एक वक्त ऐसा आया कि सारी दुनिया इसको जानने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि ये जो वीडियो है बहुत ही अहम है, आप खुद इसको अच्छी तरीके से देखें और अपने जानने वाले जो आपके साथी 12वीं क्लास में पढ़ते हैं उसके पास शेयर करें, ताकि वो अच्छे से आने वाले जो बोर्ड के 2026 के इम्तिहान है अच्छे से तैयारी कर और इम्तिहान में आला नंबर से कामयाबी हासिल कर अपना नाम रोशन करे, अपने वालिदान का नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे, और जिस शोबा में रह रहे हैं उस शोबा का नाम रोशन करे। आज के लिए इतना ही। आप तमाम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस JT एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम तमाम JT एकेडमी के अंदर जितने भी साथी हैं तमाम का साथ दे। बस आज के लिए इतना ही।